आज हम क्लास 11th बुक आरोह का चैप्टर 5 गलता लोहा के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। गलता लोहा पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि किस तरह पुरोहित यानी ब्राह्मण समाज का एक युवक मोहन अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना कर चुका होता है कि एक समय में उसे जातीय अभिमान बेईमानी लगने लगती है और उसे जातीय आधार पर निर्मित भाईचारे की असली हकीकत मालूम होती है। उसे कोई भी काम छोटा प्रतीत नहीं होता। प्रस्तुत पाठ में मोहन ब्राह्मण होकर भी लोहार का काम करने में खुद को छोटा महसूस नहीं करता। क्वेश्चन पहला, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विधि का जिक्र आया है। लेखक ने इस प्रसंग का उल्लेख करके धनराम के किताबी ज्ञान प्राप्त करने में मंदबुद्धि की ओर संकेत किया है। ये एक बार मास्टर साहब ने धनराम को 13 का पहाड़ा याद करने के लिए कहा। पूरा दिन याद करने के बाद भी उसे ये पहाड़ा याद नहीं हुआ। मास्टर साहब ने कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, इसमें विद्या का ताप कहाँ लगेगा। धनराम के पिता की आर्थिक स्थिति धनराम की पढ़ाई कराने की नहीं थी, अतः छोटी सी अवस्था में ही उसे धोखने के काम में उलझा दिया। फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। यानी इस कहानी में धनराम है वो लोहार का लड़का होता है और मोहन होता है ब्राह्मण का। तो धनराम जब पढ़ाई कर रहा होता है तो उसको एक दिन 13 का पहाड़ा याद नहीं होता। तो मास्टर जी उसको कहते हैं कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, पढ़ाई तुझे कैसे आएगी। तो ये बात बाल मन को बहुत ही चोट पहुंचाई और इस चोट पहुंचाने के बाद उसने सोचा कि शायद गुरुजी सही कह रहे हैं, पढ़ने का काम तो ब्राह्मणों का पुरोहितों का होता है, मेरा काम तो शायद लोहार का काम ही करना है। और उसके पिताजी भी इतने सक्षम नहीं थे कि उसकी आगे की पढ़ाई जारी रख सके, इसलिए उसने अपने पिता के काम में हाथ बंटाना शुरू किया। तो उसने छोटी उम्र में धोंकने चलाना और हथौड़ा चलाना, घन चलाने का सारा काम सीख लिया। अगर गुरुजी उस दिन इस बच्चे को प्रताड़ित नहीं करते तो हो सकता है ये पढ़ लिख करके कोई अच्छा विद्वान बन जाता। तो गुरुजन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा अगर मंद बुद्धि है तो उसे इस तरह से टॉर्चर नहीं करना चाहिए कि तेरे पिताजी लोहार है तो तू यही काम करेगा। अगला क्वेश्चन, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी इसलिए नहीं समझता था क्योंकि धनराम लोहार जाति का था और मोहन ब्राह्मण। प्रारंभ से ही धनराम के मन में जाति को लेकर ये बात बिठा दी गई थी कि वह नीची जाति का है और चाहे वह जितना भी पढ़ ले काम उसे लोहार का ही करना है। मोहन पढ़ने में धनराम से कहीं अधिक तेज था, फिर भी धनराम जातिगत मानसिकता के कारण मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। यानी धनराम लोहार जाति का है और मोहन ब्राह्मण जाति का है। तो पहले जातिगत भेदभाव होते थे, तो धनराम के मस्तिष्क में ये भर दिया गया कि भाई तू तो नीची जाति का है, पढ़ने का काम भी तेरा नहीं है, पढ़ाई तो सिर्फ उच्च जाति के लोग करते हैं। तो ऐसी भावना होने के कारण उसने सोचा कि भाई मैं तो नीची जाति का हूँ, कुछ भी कर लो मुझे तो लोहार का ही काम करना पड़ेगा, तो मैं मोहन से क्यों प्रतिद्वंदिता करूँ। उसने कभी भी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा क्योंकि उसके मन में बार बार ये भावना भरी गई थी कि तू नीची जाति का है, तू नीची जाति का है। तो छोटे बच्चों के मन में ऐसी भावना कभी भी नहीं बननी चाहिए, ऐसी भावना से बच्चों का जीवन खराब हो जाता है। अगला क्वेश्चन, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों। प्रस्तुत पाठ के अनुसार एक दिन धनराम लोहे की मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर उसे गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से संडासी पकड़कर दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट करने के बावजूद लोहा उचित ढंग से मोड़ पाने में असमर्थ था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देख रहा था, फिर अचानक हथौड़ी लेकर उसे ठोक पीट कर उसने गोले का रूप दे दिया। मोहन की इस व्यवहार पर धनराम को आश्चर्य होता है क्योंकि मोहन एक ब्राह्मण परिवार का लड़का था और ब्राह्मण होकर भी उसे लोहारगिरी का काम आता है। यानी जब धनराम एक लोहे की छड़ को गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था, इस कार्य को मोहन वहां खड़ा खड़ा देख रहा था। बहुत देर तक धनराम उसने लगा रहा लेकिन वह उस छड़ को उसी तरह से नहीं मोड़ पाया। तो फिर मोहन ने उस हथौड़े को और छड़ को संडासी से पकड़ करके उसको बिल्कुल गोल रूप दे देता है। तो धनराम को ये आश्चर्य होता है कि अरे
ये काम तो शायद लोहारों का ही होता है, मोहन तो ब्राह्मण जाति का है, इनका कार्य तो पढ़ लिख कर के विद्वान बनना है, फिर इसने मेरी छड़ को कैसे सुंदर गोद रूप दे दिया, इसको लोहारगिरी का काम कैसे आ गया। इस बात पर धनराम को आश्चर्य होता है। अगला क्वेश्चन, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है। जब मोहन गांव से रमेश के साथ लखनऊ आ जाता है तो उसके जीवन में नया अध्याय कौन सा जुड़ता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय कहा है, क्योंकि लखनऊ में आने का उसका उद्देश्य अधिक से अधिक विद्या प्राप्त करने का था, किंतु वहाँ रमेश ने उसे किसी अच्छे स्कूल में प्रवेश न दिलाकर एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। वह घर की औरतों और मोहल्ले की औरतों के काम काज में हाथ बंटाता था, अतः काम के दबाव के कारण लखनऊ आने का उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए वह कारखानों व फैक्ट्रियों के चक्कर काटने लगा। इसीलिए लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय कहा है। मोहन ने जब 8वीं पास कर ली तो इसके पिताजी की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो आगे पढ़ा सके। तो उसी समय गांव में मोहन के पिताजी के दोस्त रमेश आए हुए थे। उन्होंने कहा, चलो भाई मोहन को मेरे साथ लखनऊ भेज दो, वहाँ मैं इसको पढ़ा लिखा करके अच्छा इंसान बना दूंगा। तो मोहन के पिताजी को बड़ी खुशी होती है कि चलो मैं तो इसको नहीं पढ़ा सकता और आप मेरी हेल्प करोगे, मैं आपका कर्तव्य रहूँगा। तो रमेश है वो मोहन को लखनऊ ले आता है, लेकिन लखनऊ लाने के बाद रमेश ने मोहन को कोई अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं दिलाया, वो साधारण स्कूल में दिला दिया। सोचा ये अपने घर में नौकरों की तरह काम करता रहेगा, अपने एक नौकर की भी छुट्टी कर दी जाएगी। तो मोहन पूरे दिन घर के औरतों के, आस पड़ोस वालों के सबके काम करता रहता था। इस कारण उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी और पढ़ाई में पिछड़ गया। फिर अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उसने कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर काटने लगा। अगला क्वेश्चन, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान की चाबुक है और क्यों। मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम पर कटाक्ष करते हुए कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ से लगेगा। इसमें लेखक ने त्रिलोक सिंह के इस कथन को जुबान की चाबुक कहा है, क्योंकि जब मंदबुद्धि धनराम को 13 का पाड़ा याद नहीं हुआ तब उन्होंने इन कठोर शब्दों में धनराम का अपमान किया। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि वह पढ़ाई छोड़कर पिता के काम को सीखने लगा। पिता के देहांत के बाद उसने उनका पूरा काम संभाल लिया। जबान की चाबुक, चाबुक होता है लोहे का बना आता है, जिसे घोड़े को चलाते समय, हाँकते समय प्रयोग में किया जाता है। तो उस चाबुक से जैसे मारा जाता है तो वो चाबुक की मार तो भूल जाते हैं, लेकिन जबान रूपी चाबुक है उसकी मार व्यक्ति कभी नहीं भूल सकता। जो धनराज के दिल और दिमाग पर उनकी जुबान रूपी चाबुक चल गया और इसने अपनी पढ़ाई छोड़ करके लोहार का काम संभाल लिया। अगर गुरुजी उस दिन उसको यूं नहीं कहते कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ से लगेगा, तो हो सकता है धनराम भी पढ़ लिख करके अच्छा इंसान बन जाता। अगला क्वेश्चन, बिरादरी का यही सहारा होता है, किसने किससे कहा, यानी ये कथन किसने और किससे कहा। तो ये कथन जब मोहन के पिताजी है उससे रमेश कहते हैं कि आपके बच्चे को मैं लखनऊ ले जाता हूँ और वहाँ ले जाके पढ़ा दूंगा। तो मोहन के पिताजी ने रमेश से कहा था। यह वाक्य मोहन के पिता वंशीधर ने बिरादरी के संपन्न युवक रमेश से कहा। किस प्रसंग में कहा, यानी ये बात कब कही थी। ये बात जब रमेश है वो मोहन को अपने साथ लखनऊ ले जा रहे थे उस समय कही थी ना। जब वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के बारे में चिंता व्यक्त की तो रमेश ने उसे सहानुभूति जताई और उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें ताकि वह शहर में रहकर अच्छी तरह पढ़ लिख जाए। जब रमेश ने ये बात वंशीधर जी से कही तो वंशीधर जी ने रमेश को कहा कि भाई बहुत अच्छी बात है, मेरा बच्चा यहाँ तो पढ़ नहीं लिख सकता, लेकिन जब आप साथ ले जाओगे तो अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके। किस आशय से कहा, यानी कहने का अर्थ क्या था, वंशीधर जी ने ये बात किस अर्थ में कही थी। ये कथन रमेश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कहा गया। बिरादरी के लोग ही एक दूसरे की मदद करते हैं। मोहन के पिता बंशीधर थे,
उन्होंने रमेश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि भाई आप हमारी सहायता कर रहे हो, मेरे बच्चे को ले जा करके पढ़ा रहे हो, तो बिरादरी के लोग हैं वही एक दूसरे की मदद करते हैं। इस अर्थ में बंशीधर जी ने यह वाक्य रमेश से कहे। क्या कहानी में ये आशय स्पष्ट हुआ है? यानी इस पे ये पूछा गया है कि ये जो बात है इस कहानी में लागू होती है, स्पष्ट होती है या नहीं होती। कहानी में ये आशय स्पष्ट नहीं हुआ। रमेश अपने वादे को पूरा नहीं कर पाया। वह मोहन को घरेलू नौकर से अधिक नहीं समझता। उसने वह परिवार ने मोहन का खूब शोषण किया और प्रतिभाशाली विद्यार्थी का भविष्य चौपट कर दिया। अंत में उसे रोजगार कर घर वापस भेज दिया। यानी रमेश मोहन को अपने पास पढ़ाने के लिए ले गया था, लेकिन वहाँ पे ना तो अच्छी स्कूल में डाला, ना पढ़ाई करवाई, और साधारण स्कूल में डाल दिया और घर का काम करवाता रहता। तो बहुत होशियार बच्चा था, उसका शोषण किया गया और उसका पूरा भविष्य वो चौपट हो गया और मजबूर होकर के उसने कारखानों में वहाँ पे काम करना पड़ा। उसके आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी का ये वाक्य किसके लिए कहा गया है? ये वाक्य मोहन के लिए कहा गया है। आंखों में सर्जक सी चमक थी, ये वाक्य मोहन के लिए कहा गया। क्यों? कि जब धनराज है वो लोहे की छड़ को गोल कर रहा था और उससे वो गोल नहीं हुई, तो मोहन ने उस छड़ को लिया, संडासी से पकड़ा और हथौड़े से पीट कर उसको तुरंत गोल कर दिया। तब उसके आंखों में एक बहुत ही चमक। किस प्रसंग में कहा गया? अब यहाँ प्रसंग पूछा है कि आंखों में एक सर्जक चमक थी, वो किस प्रसंग में किया गया? लेखक ने यह वाक्य उस प्रसंग में कहा जब मोहन धनराम को काम करते हुए देख रहा था। जब धनराम लोहे की मोटी छड़ को नहीं मोड़ पाया तो मोहन बिना किसी संकोच के बड़ी ही कुशलता से उसे गोले के रूप में मोड़ दिया। अपनी इस सफलता से मोहन की आंखों में चमक आ गई। जब जो काम लोहार का बेटा नहीं कर पाया और वो काम जब मोहन ने कर दिया तो इसको बहुत ज़्यादा खुशी हुई और उसके आंखों में चमक आ गई कि देखो धनराज जिस छड़ को गोल करके एक मोटी छड़ को नहीं मोड़ पाया और मैंने तुरंत इसको मोड़ दिया, तो उसको बहुत ही खुशी मिली। ये पात्र विशेष के किन पहलुओं को उजागर करता है? इससे मोहन के उस चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है जिससे ये पता चलता है किसी भी जाति का संबंध किसी खास व्यवसाय से नहीं होता है। ब्राह्मण होते हुए भी वह लोहार का काम करने में जरा सा भी संकोच महसूस नहीं करता है। यानी इसमें मोहन है और ब्राह्मण जाति का होते हुए भी लोहार का काम करता है, उसको बिल्कुल संकोच नहीं होता। तो कभी भी मनुष्य को अपने जाति का इश्यू नहीं बनाना चाहिए कि मैं इस जाति का हूँ तो ये काम नहीं करूँगा। काम कोई भी छोटा नहीं होता। किसी भी जाति का व्यक्ति कोई भी काम करे, कभी उसको शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए कि मैं उच्च जाति का हूँ और ये काम नहीं करूँ। गांधी जी भी कहा करते थे कि काम कोई भी छोटा नहीं होता, वो अपने खुद के काम खुद ही करते थे। क्वेश्चन पहला, गांव और शहर दोनों जगहों पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में क्या फर्क है? चर्चा करें और लिखें। इसमें पूछा गया कि पहले मोहन गांव में था फिर शहर में आ गया, तो इन दोनों जगह उसके जीवन में कौन सा संघर्ष चला? गांव और शहर दोनों जगहों पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में बहुत हद तक समानता है। पहले जब उसे नदी पार कर स्कूल जाना पड़ता था तब भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बरसात के दिनों में नदी में पानी भर जाने के कारण कई दिनों तक स्कूल नहीं जा पाता था। शहर आने के बाद उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया जाने लगा। उसकी पढ़ाई बीच में रुक गई और वह काम की तलाश में कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। इस प्रकार उसका जीवन संघर्ष से भरा था। यानी मोहन जब गांव में था तो पास में कोई स्कूल नहीं थी, पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता था और स्कूल जाने के लिए उसको नदी पार करनी पड़ती थी। और जब बरसात का मौसम होता तो उस नदी में बहुत पानी आ जाता, तो घर वाले कहते नहीं भाई इतना पानी है, कहीं कुछ अनहोनी हो जाए स्कूल मत जाओ। तो कई दिनों तक उसको स्कूल जाने से रुकना पड़ता था। और फिर 8वीं पास करके जब वो लखनऊ आ गया तो उसने सोचा कि अब मैं अच्छे से पढ़ सकूँगा। उसने बहुत सारे सपने बुने थे, लेकिन यहाँ आने के बाद ही रमेश है उसको नौकरों जैसा कार्य करवाता है, नौकरों जैसे व्यवहार करता है, तो उसकी पढ़ाई बीच में रुक जाती है और उसको मजबूरी में कारखाने और फैक्ट्री में कार्य करना पड़ता है। तो इसलिए मोहन के जीवन में तो दोनों जगह ही संघर्ष था। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है? अपनी समझ में उसकी खूबियों और कमियों पर विचार करें। यानी इसमें जो त्रिलोक सिंह जी अध्यापक हैं वो बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं,
तो उनकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों बतानी है। एक अध्यापक के रूप में मास्टर त्रिलोक सिंह अपने बच्चों के साथ कठोरता के साथ पेश आते हैं। वह पढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि हर बच्चा अच्छी तरह पढ़ाई करे। इसके लिए वे मारने, डांटने तथा सजा देने जैसे तरीकों का उपयोग करते थे। वे एक परंपरागत शिक्षक थे। इसके विपरीत उनमें एक बात बुरी थी कि वे छात्रों के साथ जाति को देखकर भेदभाव करते थे। धनराम लोहार जाति का था, इसलिए वे उसके सही जवाब न देने पर व्यंग्य करते हैं। मोहन उच्च जाति का था, इसलिए वे उन पर कुछ अधिक ही प्यार लुटाते थे। इसमें बताया है कि जो मास्टर त्रिलोक सिंह जी थे वो बच्चों के साथ कठोरता से पेश आते थे, उनको अच्छे से पढ़ाना चाहते थे। सोचते कि भाई मैं इनको थोड़ा डांटूंगा, पीटूंगा तो ये अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, ये जातिगत भेदभाव करते थे, वो बहुत गलत थी। धनराम लोहार जाति का था, तो इसको एक बार यूं भी कहा था कि तेरे मस्तिष्क में तो लोहा भरा हुआ है, विद्या रूपी ज्ञान कहाँ से आएगा। और मोहन जो उच्च जाति का था उसके ऊपर बहुत ही प्यार लुटाते थे। तो ये व्यवहार उनका गलत था। बच्चों के साथ कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, जातिगत भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, गलता लोहा कहानी का अंत एक खास तरीके से होता है, क्या इस कहानी का कोई अन्य अंत भी हो सकता है? चर्चा करें। कहानी के अंत से हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जाति विशेष को ध्यान में रखकर कोई काम किया जाना चाहिए या नहीं। मोहन पढ़ाई पूरी नहीं कर पाने के कारण खेती का काम संभाल लेता है, साथ ही वह लोहागिरी का काम भी बड़ी सफलता के साथ करता है। इसलिए ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि उसे किस कार्य में रुचि है। साथ ही कहानी के अंत में उसके काम की प्रशंसा कर देता तो कहानी का अंत और भी अधिक रोचक होता। यानी इस कहानी का ये पूछा है कि कोई अन्य अंत भी हो सकता है क्या, चर्चा करनी है। तो मोहन है वो पढ़ाई में होशियार था, लेकिन पूरी पढ़ाई नहीं कर पाया। परिस्थितिवश उसको पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, और जब वापस गांव आया तो उसको खेती का काम भी करना पड़ा, और उसने लोहार का काम भी बहुत अच्छे से सीख लिया था। तो ये स्पष्ट नहीं कि उसको कौन से कार्य में रुचि थी, वो दोनों कार्य कर रहा था। इसलिए कहा गया है कि कहानी के अंत में उसके काम की अगर थोड़ी बहुत प्रशंसा कर दी जाती, बढ़ाई कर दी जाती, तो ये पाठ बहुत अधिक रोचक हो सकता था कि देखो भाई इस काम में कितना माहिर है। भाषा की बात। क्वेश्चन पहला, पाठ में निम्नलिखित शब्द लोह कर्म से संबंधित है, किसका क्या प्रयोजन है शब्द के सामने लिखिए। यानी इसमें पूछा है शब्दों का प्रयोजन करता तो उद्देश्य, इसका क्या उद्देश्य है वो बताना है। प्रयोजन निम्नलिखित है। धोंकनी, इसको मुंह में लगाकर आग को फूंकना होता है जिससे आग धधकने लगती है। लोहार जब लोहे को गर्म करता है तो वहाँ थोड़े से कोयले रखे होते हैं, फिर उसको आग डाल करके उनको जलाया जाता है, और धोंकनी यानी फूंक दी जाती है उसे, ताकि वो कोयले जलने लगे और उसमें लोहा तपता रहे। दरांती, यह एक प्रकार का लोहे का बना औजार है जो मूल रूप से घास काटने या फसल काटने के काम आती है। संडसी, यानी इसको संडासी भी कहते हैं। यह कैंची के समान बना हुआ औजार है जिससे गर्म छड़ इत्यादि को पकड़ा जाता है। और वैसे अपन रसोई में भी संडासी का प्रयोग करते हैं, जैसे चाय का टोप या पकड़ने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। आफर, आफर का होता है भट्टी। हथौड़ा, हाथ में लेकर इससे लोहा पीटा जाता है। लोहार हथौड़े का प्रयोग करता है कि जब लोहे को गर्म करके उसको पीट करके जिस आकृति में इसको ढालना है वो ढालता है। जैसे कोई हंसिया बनाई है, फावड़ा बनाई है, कुल्हाड़ी बनाई है, तो पीट करके उस आकृति में हथौड़े से उसको लाता है। अगला क्वेश्चन, पाठ में काट छांट कर जैसे कई संयुक्त क्रिया शब्दों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए और अपने वाक्य में प्रयोग में कीजिए। संयुक्त क्रिया शब्दों का प्रयोग। काट छांट कर, इस पटरे को काट छांट कर बल्ला बना दो, यानी काट छांट शब्द का प्रयोग किया है। उलट पलट, अमायरा तवे पर रोटी उलट पुलट रही थी, ये उलट पुलट शब्द का प्रयोग है। उठा पटक, बच्चे आपस में उठा पटक कर रहे थे, ये उठा पटक शब्द से वाक्य बना दिया। पढ़ लिख कर, वह पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, पढ़ लिख कर का इसमें प्रयोग कर दिया। थका मांदा, वह थका मांदा सो गया था। अगला क्वेश्चन, बूते का प्रयोग पाठ में 3 स्थानों पर हुआ है।
उन्हें छांट कर लिखिए और जिन संदर्भों में उनका प्रयोग हुआ है उन संदर्भों में उन्हें स्पष्ट कीजिए। यानी बूते का प्रयोग किया गया तो अलग अलग संदर्भों में इसका अलग अलग अर्थ होता है, वो अपन पढ़ते हैं। वृद्ध हौजले बंशीधर जी के बूते का ये सब काम नहीं रहा। यहाँ पर इसका अर्थ सामर्थ्य से है। बंशीधर जी के शरीर की शक्ति से है। उनकी सामर्थ्य या शरीर में इतनी शक्ति नहीं रही कि अब पुरोहिताई का काम करने के लिए चढ़ाई करके जाए, तो बूते का अर्थ यहाँ सामर्थ्य के संदर्भ में है। दान दक्षिणा के बूते पक्ष में किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। यहाँ बूते का अर्थ है सहारे या बल पर। जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। यहाँ पर भी बूते का अर्थ है सहारे पर या आश्रय। अगला क्वेश्चन, मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से। मोहन ये कपड़े धोबी को दे तो आ। मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। ऊपर के वाक्यों में मोहन को आदेश दिए गए हैं। इन वाक्यों में आप सर्वनाम का इस्तेमाल करते हुए उन्हें दोबारा लिखिए। आप थोड़ा दही तो ला दें, इसको इस तरह से अपन लिख सकते हैं। आप ये कपड़े धोबी को दे तो आए। आप 1 किलो आलू तो ला दें। धन्यवाद।